हेलो, वेलकम टू कैम डाउट्स क्लिनिक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है एंड इसमें किस प्रकार से कॉन्फॉर्मर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्शन फार्मूला यूज़ किया जाता है, उसको अपन अच्छे से रीड करेंगे। उसके बाद में आपके सिलेबस फर्स्ट ग्रेड के अंदर है स्टीरियोकेमिस्ट्री में कॉन्फॉर्मर्स ऑफ एथेन, ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, इनको अपन रीड करेंगे और इनका कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस को हम पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? कॉन्फ़िगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ना होगा कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉन्फॉर्मर्स क्या होता है। देखिए बच्चों, सपोज दैट ये देखिए, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल दिख रहा है। यहाँ पे आपकी जो ब्लैक बॉल्स है, मैं इसको ऐसे पकड़ लेती हूँ, ये जो ब्लैक बॉल्स है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? कार्बन को रिप्रेजेंट करती है। सपोज दैट ये ग्रीन बॉल्स है, ये क्लोरीन एटम को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये दो जो छोटे हाइड्रोजन के व्हाइट मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज दैट अब ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर मुझे इस क्लोरीन एटम को इस क्लोरीन एटम के साइड में लाना, इट मीन्स ये जो ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पे क्लोरीन एटम क्या है, एक दूसरे की डायगोनल पोजीशन पर है, ये ट्रांसफॉर्म है, मुझे इसको सिस में कन्वर्ट करना है। इसको मुझे इस क्लोरीन एटम के पास लाना और इस हाइड्रोजन को मुझे इस हाइड्रोजन के सामने लाना है। क्या मैं इसको रोटेट करके कन्वर्ट कर सकती हूँ? क्या आप इस मॉलिक्यूल को कैसे भी रोटेट करके इसको कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगी? इसके लिए मुझे ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, इसमें ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। हमने यहाँ पे देखिए इन बॉन्ड को तोड़ा, फिर इसको रोटेट किया, फिर वापस बॉन्ड बनाया, और ये देखिए ये क्या बन गया आपका? सिस फॉर्म कार्बन, इसमें क्लोरीन क्लोरीन एटम एंड हाइड्रोजन एक दूसरे के आ गए, सीध में आ गए। ये आपका क्या बन गया? दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बन गया। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या कहेंगे? कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी मॉलिक्यूल की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, फिर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होता है। इन फॉर्म्स को अपन क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर। क्या कहा जाता है इनको? कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर कहा जाता है। और ये जो फिनोमिना होता है ये कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए अपन इसको रीड करते हैं। देखिए कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंस बिटवीन कॉन्फॉर्मर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये है कॉन्फ़िगरेशन। देखिए व्हेन ए मॉलिक्यूल चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड्स, these arrangement is called configurational isomerism and these phenomena is known as a configurational isomerism। आई होप आपको समझ में आया। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों? जब अगर अपन मॉलिक्यूल की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो पहले ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करना होगा और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होगा, तब एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जबकि कॉन्फॉर्मर्स क्या होता है? देखिए कॉन्फॉर्मर्स के लिए आपको ये एक मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, ये एक एथेन मॉलिक्यूल बनाया है मैंने। इसमें ये बीच में आपके सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। ये दो जो ब्लैक कलर की बॉल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है कार्बन को, और ये व्हाइट कलर की छोटी सी बॉल रिप्रेजेंट कर रही है हाइड्रोजन को। एक कार्बन कार्बन जो है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है, एंड 3 इसके पास क्या है? हाइड्रोजन एटम। ये आपका एथेन का मॉलिक्यूल है। अब इस एथेन के मॉलिक्यूल को देखिए, यहाँ पे अभी क्या है? ये हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन के सीध में है, सारे हाइड्रोजन एक दूसरे के सीध में है। अब अगर मुझे इसको इस टाइप से करना है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के ऑपोजिट चले जाए, तो क्या करेंगे अपन? जस्ट रोटेट। यहाँ पे मैंने किसी प्रकार का बॉन्ड ब्रेक नहीं किया, ना किसी प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन किया। यहाँ पे जस्ट मैंने क्या किया? रोटेट। क्या किया हमने? जस्ट इसको रोटेट किया है। इट मीन्स ये एक फॉर्म हो गई और दूसरी फॉर्म मुझे चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इसको रोटेट कर दिया, तो आपको दूसरा मॉलिक्यूल मिल गया। देखिए अब आपको दिख रहा होगा, इसमें सारे क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। ये आपको दूसरा मॉलिक्यूल मिल गया, ये आपको मिल गया फर्स्ट मॉलिक्यूल। तो रोटेट करने से, तो जब किसी मॉलिक्यूल की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूल को केवल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट किया जाता है, तो इस प्रकार की जो डिफरेंट अरेंजमेंट एटम्स की हमें मिलती है, इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्फॉर्मर्स। क्या कहते हैं? कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स। क्या कहा जाता है? कन्फॉर्मर्स आइसोमर कहलाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, जिससे अगर आपको चेंज करना तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, जबकि कॉन्फॉर्मर्स में जस्ट रोटेट करना पड़ेगा सिग्मा बॉन्ड के अराउंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो डेफिनेशन समझते हैं। कन्फॉर्मेशन
कन्फॉर्मेशन इसको अपन कहते हैं हिंदी में सरूपण। क्या कहा जाता है? सरूपण। और कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं? विन्यास। चलिए कॉन्फॉर्मर्स को देखिए डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन ए मॉलिक्यूल रोटेट अराउंड ए सिग्मा बॉन्ड इट्स फॉर्म डिफरेंट अरेंजमेंट, दीज डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मर्स। ये डिफरेंट फॉर्म क्या कहलाएगी? कॉन्फॉर्मर्स कहलाएगी। एंड दीज फिनोमिना इज नॉन एज ए कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया? तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन में बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, और इसमें जस्ट आपको सिग्मा बॉन्ड के अराउंड क्या करना है? मॉलिक्यूल को रोटेट करना है, जिससे आपको डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगी। अब देखिए इसमें सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों? कॉन्फ़िगरेशन में कांट रेडिली इंटरचेंज। यहाँ पे जब बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, बॉन्ड ऐसे तो टूटेंगे नहीं, उसके लिए अपन को एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? पहले एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, जिससे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, फिर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए ये क्या कहते हैं? जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं आइसोमर, ये इजीली एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होंगे, सिस इजीली ट्रांस में कन्वर्ट नहीं होगा। डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन टू कॉन्फ़िगरेशन इज मोर। इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। जबकि कॉन्फॉर्मर्स में क्या होता है? कैन रेडिली इंटरचेंज एट द रूम टेम्परेचर। आप इनको रूम टेम्परेचर पर सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर जितनी एनर्जी होती है लेके इजीली रोटेट होके डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये इजीली इंटरचेंज हो सकते हैं। दे हैव लेस एनर्जी बैरियर। इनके बीच में जो एनर्जी बैरियर क्या होता है? कम होता है। थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके मॉलिक्यूल इजीली फ्री रोटेशन के थ्रू रोटेट होता है और डिफरेंट फॉर्मेशन हो जाती है। अब देखिए फोर्थ क्या है? मॉलिक्यूल कैन हैव ओनली वन कॉन्फ़िगरेशन। एंड कॉन्फॉर्मर्स में क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल कुड हैव इनफाइनेट नंबर्स ऑफ कॉन्फॉर्मर्स। इस लाइन को बहुत अच्छे से समझिए। देखिए जैसे ये मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल का एक ही कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आप रोटेट करके इसको दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में नहीं कर सकते। एक मॉलिक्यूल एक कॉन्फ़िगरेशन को ही रखेगा, तो ये एक ही कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आप रोटेट करके दूसरा फॉर्म नहीं बना सकते। जबकि कन्फॉर्मर्स में क्या होता है? ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें डिफरेंट फॉर्म कंटेंट है। ये तो आके सपोज दैट इक्लिप्स हो गई, जब दोनों कार्बन परमाणु से जुड़े हुए जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, एक दूसरे की सीध में होते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे? इक्लिप्स फॉर्म। और मैक्सिमम दूरी पर होते हैं उसको अपन क्या कहेंगे? स्टेगर्ड फॉर्म। और स्टेगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स फॉर्म के बीच में जितने भी कॉन्फॉर्मर्स होते हैं उनको अपन गाउच या स्क्यू फॉर्म्स कहते हैं, स्क्यू आइसोमर्स कहते हैं। देखिए अब ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें सभी सारी फॉर्म कंटेंट्स है। ये आपके हो गए इक्लिप्स, इसको मैंने रोटेट किया, ये हो गई आपकी स्टेगर्ड फॉर्म। कौन सी हो गई? ये हो गई स्टेगर्ड फॉर्म। और इसी को आप रोटेट करते जाओ डिफरेंट 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 एंगल पे, ये बीच में कौन सी आ जाएगी? स्क्यू या गाउच फॉर्म। तो इसमें कॉन्फॉर्मर्स में क्या कहता है? एक ही मॉलिक्यूल में डिफरेंट इनफाइनेट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स हो सकते हैं, जबकि कॉन्फ़िगरेशन में इस एक मॉलिक्यूल में केवल एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। अब आता है इसका नेक्स्ट फिफ्थ डिफरेंस आता है। फिफ्थ डिफरेंस क्या कहता है? जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये क्यों होता है बच्चों? ड्यू टू फिक्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की एक फिक्स अरेंजमेंट होने के कारण कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर का फॉर्म होता है। और कॉन्फॉर्मर्स कैसे होते हैं? ड्यू टू रोटेशन अराउंड ए सिग्मा बॉन्ड के अराउंड डिफरेंट फ्री रोटेशन के थ्रू आपको कॉन्फॉर्मर्स ऑब्टेंड होते हैं। अब आता है रिप्रेजेंट ऑफ कॉन्फॉर्मर्स। क्या आएगा? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फॉर्मर्स। पहले तो यूज किया क्यों जाता है? देखिए जो कॉन्फॉर्मर्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें क्या होता है? सेंटर एटम से जुड़े हुए जो भी एटम्स आयन या ग्रुप्स होते हैं, थ्री डायमेंशनल में अरेंज्ड होते हैं। और हम जब पेपर पे पढ़ते हैं, पेपर हमारा कैसा होता है बच्चों? 2D पेपर होता है। तो इस थ्री डायमेंशनल को अपन 2D पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करें? इसके लिए अपन इन प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। अब देखिए ये बहुत इजी भी है, आप अपने माइंड में इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत इजी है ये टॉपिक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फॉर्मर्स। तो अपन देखिए 3D अरेंजमेंट, क्या डेफिनेशन होगी? 3D अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट इन 2D पेपर। हम 2D पेपर पे 2 डायमेंशनल पर किस टाइप से अपन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे इसमें आपके 4 प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर फॉर्मूला एंड सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। चलिए बच्चों अपन पहला पढ़ते हैं, वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। देखिए आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को समझने से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। ये देखिए
ये आपके किरिल कार्बन है, बीच में जो सेंटर एटम रिप्रेजेंट है ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन से जुड़े हुए सिग्मा बॉन्ड पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 4 डिफरेंट आपके एटम्स जुड़े हुए हैं। चारों एटम डिफरेंट है। अब ये कैसी है, ये एक मॉलिक्यूल है, किरेल मॉलिक्यूल। ये इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। कैसी है बच्चों? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब बताइए इसको अपन 2D पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करें? तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो कार्बन कार्बन चेन होती है उसको अपन प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट ये कार्बन कार्बन चेन की है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के मॉलिक्यूल, ये कार्बन कार्बन चेन है, ये अदर एटम जुड़े हुए हैं। तो इन दो एटम्स को और इस भी सेंटर वाले एटम को हमने प्लेन में मान लिया। प्लेन को मैं अपने हैंड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये प्लेन हो गया। ऐसे करते हैं ना, ये हो गया, पकड़ने का नहीं आ रहा, ऐसे। ये देखिए ये सही है। ये दो एटम कैसे हैं मेरे, ये मेरा हैंड जो है ये प्लेन है समझिए, और ये दो एटम जो है प्लेन पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है आपकी ओर, ये व्यूअर की ओर है, तो इसको अपन वेज से शो करेंगे। वेज का मतलब होता है थिक लाइन, थिक लाइन, ये वेज से शो करेंगे। और इस प्लेन के पीछे की ओर जो एटम है ये ग्रीन वाला है, इसको अपन कैसे शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें अपन क्या कहते हैं, जो भी ये दो बॉन्ड को, तो कार्बन कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड को तो प्लेन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एटम जो होता है व्यूअर की ओर, उसको वेज से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक एटम होता है व्यूअर से अवे फ्रॉम व्यूअर, पीछे की ओर होगा, बैकवर्ड साइड होगा, इसको अपन डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। इस टाइप से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर शो की जाती है। ये प्लेन हो गया, देखिए ये प्लेन पे हो गया, ये व्यूअर की ओर हो गया वेज, और ये पीछे की ओर हो गया डैश फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका वेज डैश फॉर्मूला। चलिए इसको अब देखिए, ये है वेज डैश फॉर्मूला। मैंने ये ब्लू कलर का जो स्क्वायर बनाया है, ये आप इसको प्लेन मानिए, ये क्या है हमारा प्लेन। अब देखिए ये सेंट्रल कार्बन एटम है, कार्बन एटम से आपके 4 जुड़े हुए हैं, ए बी सी डी, 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप जुड़े हुए हैं। ए एंड बी ये दोनों कहाँ है, ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, प्लेन पे, लाइज ऑन प्लेन ऑफ पेपर। एंड आपका सी जो है इसको हमने यहाँ पे वेज से शो किया। वेज का मतलब होता है ऐसी थिक लाइन, इसको अपन क्या कहते हैं, वेज से शो किया है। ये क्या होता है, फ्रंट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर के आगे की ओर होता है, टूवर्ड्स द व्यूअर। एंड डैश अपन शो करते हैं डी को, या जो पीछे है प्लेन ऑफ पेपर के पीछे की साइड है बैकवर्ड में, तो बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर या अवे फ्रॉम व्यूअर हो जाएगा डी, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश से। तो जो व्यूअर से दूर है वो तो होगा डैश से, जो व्यूअर के पास है वो क्या कहलाएगा, आपके वेज से। और ये आपके दो सिंपल सिग्मा बॉन्ड को अपन सीधी लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से वेज डैश फॉर्मूला बनाया जाता है। तो ये आपके हो गया वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट आता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए यही मॉलिक्यूल था, बिल्कुल ध्यान से 5 मिनट आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, कभी भी आप इसको नहीं भूलेंगे। देखिए ये क्या है आपके, अभी हमने पढ़ा था, ये वेज डैश फॉर्मूला है। ये दोनों एटम कैसे हैं, मैं इसको एक साथ पकड़ लेती हूँ। देखिए ये दोनों एटम को मैंने एक साथ पकड़ लिया, ये दोनों किस पे है, प्लेन पे। ये व्यूअर की ओर है, ये वेज, और ये व्यूअर से पीछे की ओर है, इसको अपने डैश से रिप्रेजेंट किया, ये प्लेन पे। ये प्लेन, ये व्यूअर की ओर वेज, और ये व्यूअर से दूर है तो ये डैश हो गया। अब बस मैंने क्या किया है, इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट कर दिया। वापस कर रही हूँ, ध्यान से देखिए, ये मॉलिक्यूल ऐसा था, मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ये आपके बन गया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ऐसे मॉलिक्यूल था, इसको देखिए मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, ये क्या बन गया आपके फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हॉरिजेंटल लाइंस पे, ये दोनों हॉरिजेंटल पोजीशन पर होंगे, ये व्यूअर की ओर होते हैं, ये देखिए दोनों व्यूअर की ओर हॉरिजेंटल लाइन पे होते हैं, ये तो होते हैं व्यूअर की ओर। और जो टॉप और बॉटम में होते हैं ये अवे फ्रॉम व्यूअर होते हैं, इनको डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों ये क्या है, अवे फ्रॉम, प्लेन के पीछे की ओर है, इनको अपन डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि ये क्या है, टूवर्ड्स व्यूअर है, तो इसको अपन वेज से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका क्या हो गया बच्चों, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बस क्या करना है, वेज डैश फॉर्मूला को जस्ट आप ऐसे रोटेट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में सेंटर में इसमें देखिए ऐसे
इसको जनरली देखिए ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं अदर साइड बताती हूँ। इसमें आप दो लाइन खींचते हैं, एक तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाती है, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की जाती है। बीच में जहाँ ये लाइन मिलती है ये रिप्रेजेंट करती है आपके कीरेल कार्बन को। किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये करती है कीरेल कार्बन को रिप्रेजेंट करती है। ये जो दो हॉरिजेंटल लाइन्स है ये आपके वेज, इसको बनाया ऐसे ही जाता है बट आपको जब समझना है ये क्या है, वेज है। ये क्या है? वेज, जो क्या होंगे, व्यूअर की ओर। हॉरिजेंटल लाइन पर जो एटम्स जो ग्रुप जुड़े होते हैं ये व्यूअर की ओर होते हैं, इसको आप वेज समझिए, वेज। ये व्यूअर की ओर है। और जो टॉप और बॉटम पे एटम होते हैं इनको आप डैश समझिए, ये क्या है, अवे फ्रॉम व्यूअर है, ये डैश से आते, देखिए रिप्रेजेंट किया हुआ ही है। जनरली अपन जब बनाते हैं इसको डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं, दो सीधी लाइन खींची जाती है। अब देखिए ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन टॉप टू बॉटम, यहाँ पे अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को रखते हैं। जब भी आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाओगे तो कार्बन चेन को तो आपको वर्टिकल रखना है और अदर जो कार्किरियल कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप है वो हॉरिजेंटल पोजीशन पर आ जाएंगे। और जो आपके वर्टिकल लाइन पे ग्रुप होते हैं ये अवे फ्रॉम व्यूअर होते हैं। और हॉरिजेंटल लाइन पे जो होंगे लेफ्ट टू राइट ये होंगे टूवर्ड्स से व्यूअर, इसको अपन वैसे शो करेंगे। अब देखिए मैंने इसका एक और डायग्राम बनाया है, साइड व्यू। साइड व्यू में आप देखें तो यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ए बी सी डी ये चारों एलिमेंट है, कोई भी प्लेन में प्रेजेंट नहीं है। ए बी जो हॉरिजेंटल लाइन में, ये दोनों क्या है, हॉरिजेंटल लाइन में, ये क्या है, टूवर्ड्स द व्यूअर है। और डी एंड सी जो है ये बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर है, ये फ्रंट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, ये बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन पे कोई भी एलिमेंट आपका प्रेजेंट नहीं है, ये आपका प्लेन है, यहाँ पे नहीं है। ए बी जो है ये आगे की ओर रिप्रेजेंट हो रहे हैं और फ्रंट में, और सी डी जो है ये प्लेन के पीछे की ओर, इनको डैश से रिप्रेजेंट किया गया है। ये वर्टिकल पोजीशन में है और ये हॉरिजेंटल, ये से हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है। इस टाइप से आपका क्या बनता है बच्चों, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनता है। तो वेज डैश और फिशर प्रोजेक्शन सेम ही है, बस देखने का व्यू चेंज हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। चलिए अब आता है हमारा तीसरा फॉर्मूला, आता है थर्ड फॉर्मूला, सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये सोहर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही है, सिंपल। बस आप उनको अपनी आंखों से किस प्रकार से देखते हो इसमें डिफरेंस आता है। देखिए सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होगा, द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज व्यूड फ्रॉम द साइड। इसमें आपको कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसको आंखों से साइड से करके देखा जाता है। जैसे ये देखिए, ये मेरे पास एक एथेन मॉलिक्यूल है। अब आप समझिए मैं कैमरे की तरफ कर रही हूँ तो ये आपकी आईज, ये आप इसको कैसे देख रहे हो, साइड व्यू से देख रहे हो। साइड व्यू का मतलब क्या है, वन कार्बन तो थोड़ा सा आपकी तरफ है, पीछे वाला कार्बन जो है ये थोड़ा सा पीछे की ओर है। ऐसे भी नहीं देखना है, साइड व्यू एस टाइप से, समझ में आ रहा है, ऐसे ना देखे, साइड व्यू थोड़ा सा तिरछा करके देखना है। ये आपकी ओर है, ये पीछे की ओर है। इस पोजीशन में देखिए आपको सारे एलिमेंट्स कार्बन से जुड़े हुए सभी एटम्स इस एग्जैक्टली दिख रहे हैं, ये तीनों दिख रहे हैं, ये पीछे के भी तीनों एटम्स दिख रहे हैं। साइड व्यू से ये कार्बन कार्बन और सिग्मा बॉन्ड भी शो हो रहा है। इसको अपन क्या कहते हैं, सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में देखिए दो फॉर्म होती है, जनरली पढ़ा जाता है इक्लिप्स फॉर्मूला, जब कार्बन 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 सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए जो भी एटम्स और ग्रुप्स होते हैं दोनों एक दूसरे की सीध में होते हैं। देखिए ये भी एक लाइन में है, ये भी एक लाइन में है, ये भी एक लाइन में है, तो इसको अपन कहते हैं इक्लिप्स फॉर्म। और जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस ये आ जाएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं तो आपका वो क्या कहलाता है, स्टेगर्ड फॉर्म कहलाता है। ये स्टेगर्ड फॉर्म बन गई और ये आपके बन गए इक्लिप्स फॉर्म। ये बन गई स्टेगर्ड फॉर्म जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, इस एटम और इस एटम के बीच में अब मैक्सिमम डिस्टेंस है, इस एटम और इस एटम के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच में भी क्या आ जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस। ये स्टेगर्ड फॉर्म बन गई। इस टाइप से क्या बनता है, सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कार्बन कार्बन बॉन्ड को व्यू किया जाता है साइड से, तिरछा, आंखों से तिरछा करके देखा जाता है। ये देखिए एक्लिप्स फॉर्म हो गई, ये आपका कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन से जुड़े हुए एटम, कुछ भी हो सकते हैं, अपने यहाँ हाइड्रोजन एथेन को माना है तो ये एथेन। यहाँ पे देखिए सभी एटम मॉलिक्यूल जो क्या है एक दूसरे की सीध में है, तो ये फॉर्म कैसी हो जाएगी बच्चों, इक्लिप्स फॉर्म हो जाएगी। इक्लिप्स फॉर्म में जो डाईहाइड्रल एंगल होता है वो कैसा होता है, 0 डिग्री। डाईहाइड्रल एंगल कैसा होगा, 0 डिग्री। आगे हम पढ़ेंगे डाईहाइड्रल एंगल क्या होता है, ये है डाईहाइड्रल एंगल, ये होता है 0 डिग्री। अब देखिए ये है सेकंड फॉर्म जिसमें ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपके मैक्सिमम डिस्टेंस पर है,
ये हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस पर, ये हाइड्रोजन भी आपके मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। ये फॉर्म क्या कहलाती है? स्टेगर्ड फॉर्म। जब कार्बन कार्बन से जुड़े हुए, जब सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड जो कार्बन कार्बन एटम है, इनसे जुड़े हुए ग्रुप या एटम एक दूसरे के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज रहते हैं, वो फॉर्म क्या कहलाएगी? स्टेगर्ड फॉर्म कहलाती है। मैक्सिमम एंगल एट मिनिमम रिपल्शन, यहाँ पे रिपल्शन क्या हो जाएगा? जब दूरी ज्यादा होगी तो रिपल्शन क्या लगेगा? कम लगेगा। ये फॉर्म क्या कहलाती है? स्टेगर्ड फॉर्म। तो सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला को इस टू टाइप से, इक्लिप्स फॉर्म के लिए इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे एंड स्टेगर्ड फॉर्म के लिए इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कार्बन कार्बन बॉन्ड फ्रॉम द फ्रंट, लुक ए कार्बन कार्बन बॉन्ड फ्रॉम द फ्रंट। इसमें आप कार्बन कार्बन बॉन्ड को देखिए, कैसे देखेंगे? ये था आपके सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। जस्ट मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया। क्या किया? ये सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला था जिसमें आप कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड को तिरछा करके देख रहे थे, बस मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया। ये क्या बन गया? आपके न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इसको आंखों के सामने फ्रंट से देखा जाता है। फ्रंट से देखेंगे तो देखिए आपको बैक वाला कार्बन नहीं दिखेगा, केवल आपको फ्रंट वाला कार्बन दिख रहा है। फ्रंट वाले कार्बन को डॉट से शो किया जाता है और जो बैक वाला कार्बन होगा, ये इसको अपन सर्किल से शो करते हैं। फ्रंट वाले कार्बन से जुड़े हुए जो भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल या ग्रुप होते हैं, इनको सीधी लाइन से, डॉट से जोड़ते हुए सीधी लाइन से ड्रॉ किया जाएगा। और जो बैक वाले कार्बन से जो एटम्स या ग्रुप जुड़े हुए हैं, सर्कल की जो परिधि होगी उससे जोड़ के रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये है आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और ये एक्लिप्स हो गया क्योंकि इसमें एटम मॉलिक्यूल क्या है? एक दूसरे की सीध में है। ये स्टेगर्ड हो जाएगा जब एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर है। आपको दिख रहा है स्टेगर्ड फॉर्म? देखिए सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर है। ये क्या बन जाएगा आपके बच्चों? स्टेगर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर फ्रंट कार्बन को आप डॉट से, बैक कार्बन को सर्किल से ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे दो फॉर्म बनाई हुई है, इक्लिप्स एंड स्टेगर्ड फॉर्म। ये देखिए फ्रंट कार्बन है, इसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, और जो बैक वाला कार्बन होता है, इसको सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, क्या गया? सर्किल से करते हैं। फर्स्ट कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप होते हैं, उनको डॉट से बनाते हुए एक सीधी लाइन बनाई जाती है, उससे जुड़े हुए बताते हैं। और जो बैक कार्बन से जुड़े हुए एटम होंगे, सर्किल की परिधि से टच करते हुए इसके आप क्या बनाएंगे? एटम्स या ग्रुप को जोड़ेंगे। तो ये आपका इक्लिप्स फॉर्म, ये स्टेगर्ड फॉर्म हो गया। इक्लिप्स फॉर्म किसे कहेंगे? जिसमें डाईहाइड्रल एंगल कैसा होता है? 0, मिनिमम डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम रिपल्शन। इसलिए इक्लिप्स फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि इक्लिप्स फॉर्म में जो कार्बन कार्बन से जुड़े एटम होते हैं, एक दूसरे की सीध में होते हैं। पास में रहेंगे तो क्या होगा? देखिए ये एक दूसरे के पास में रहेंगे तो एक दूसरे से रिपल ज्यादा करेंगे, एक दूसरे से यहाँ पे रिपल करने की, सॉरी, एक दूसरे से रिपल करेंगे ज्यादा, जिससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इस फॉर्म की कम हो जाएगी। जबकि स्टेगर्ड फॉर्म में क्या होता है? ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस, रिपल करेंगे तो यहाँ पे दूसरा एटम होगा ही नहीं, रिपल करेंगे तो दूसरा एटम होगा ही नहीं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो स्टेगर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज रहते हैं। और इक्लिप्स फॉर्म की स्टेबिलिटी कम होती है बिकॉज ये एक दूसरे की सीध में प्रेजेंट होते हैं। ये हमने पढ़ लिए 4 प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हमने पढ़ा वेस्टर्स फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड सोहर्स फॉर्मूला एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले हैं कॉन्फॉर्मर्स को रिप्रेजेंट करना। 3 डायमेंशनल जो होती है कॉन्फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशनल पेपर पे इस टाइप से ड्रॉ किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा टॉपिक है आपके सिलेबस का कि कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस क्या होता है। कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में आपको एथेन पढ़ना है बच्चों, ब्यूटेन पढ़ना है, साइक्लोहेक्सेन पढ़ना है, एंड आपको पढ़ना है साइक्लोहेक्सेन के डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये आएंगे और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसकी डेफिनेशन चलिए एक बार वापस मैं आपको बता देती हूँ। ए टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच ए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड ए सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होने से हमें डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट एटम्स की
ऑब्टेंड होती है। दीज डिफरेंट अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मर्स एंड दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नॉन एज ए कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इस टाइप की आइसोमेरिज्म क्या कहलाएगी? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब आता है कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस क्या होता है। देखिए आप यहाँ पे एथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन के लिए कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ही पढ़ेंगे। ये तो हो गया कॉन्फॉर्मर्स क्या होता है, लेकिन इन कॉन्फॉर्मर्स की एनर्जी क्या होगी, इन कॉन्फॉर्मर्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, कौन से एंगल पर रोटेट करने पर ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं, इन सारी चीज़ों को स्टडी करना वो क्या कहलाता है? कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस कहलाता है। कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट conformers of molecule, their relative energy, stability and interconversion resulting from rotation around a sigma bond। तो आपको इसमें एनालिसिस में अपन 3 चीज पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं एनर्जी, ये डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स हैं, इनकी एनर्जी क्या होगी, स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, किस रोटेशन के थ्रू, किस एंगल के थ्रू रोटेशन, एंगल के थ्रू रोटेट करने पर ये आपको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं। जैसे इक्लिप्स को आपको स्टेगर्ड में कन्वर्ट करना है तो अपनी जैसे इक्लिप्स को स्टेगर्ड में कन्वर्ट करना है तो किस एंगल पर ये रोटेट हो रहा है, इसकी स्टडी करना, ये सारा क्या कहलाता है? कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस कहलाता है, जिसमें हम एनर्जी, इनकी स्टेबिलिटी और इनका इंटर कन्वर्जन को स्टडी करते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एथेन पढ़ेंगे अपन। सो आज अपन इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल पढ़ेंगे एथेन और ब्यूटेन के लिए। सो थैंक यू। अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, कैम डाउट्स क्लिनिक। सो ज्वाइन कर सकते हो या मैं इसको लिंक डाल दूंगी इस वीडियो के नीचे, आप वहाँ से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कैम डाउट क्लिनिक। बाय बाय।